धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह सर। 14-15 मार्च को तो मिलेंगे, पर उससे पहले आज तारीफ करना चाह रहे थे। आज हम लोग बहुत सारी तारीफ करना चाहते हैं एक युवा नेता के बारे में, सॉरी युवा इंजीनियर के बारे में, आयान शेख। इतनी तारीफ की मेरे पास शब्दों की कमी आ रही है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर कौन है ये आयान शेख? नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर संवाद का अवसर दिया। मेरा इसमें थोड़ा सा अनुभव रहा है, कुछ मेरी भाग्य रेखा ऐसी रही है कि ऐसे ही चश्मे चिराग, ऐसे ही जो रोशन दिमाग के लोग हैं, उनके साथ मेरा वास्ता वक्तन फवक्तन पड़ता रहा है। और जिस लड़के की आप बात कर रही हैं, 21 साल का, ये लड़का जो है इंजीनियर और गेट की परीक्षा में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसमें ऑल इंडिया की बड़ी अच्छी रैंक आई है इसकी मुझे बताते हैं कि शायद 12वीं रैंक आई थी इसकी। और 12वीं रैंक आने का मतलब ये लड़का माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है और दिमाग भला का रोशन होगा, तभी तो इतनी ऊंची पोजीशन आई। लेकिन क्या कहते नहीं है कि काबुल में गधे नहीं होते हैं, तो इन्होंने दरअसल इनकी सारी काबिलियत एक तरफ, अब ये आ गए हैं महाराष्ट्र ATS की गिरफ्त में, तो सारी इनकी सलाहियत और काबिलियत अब जब जेल में जाकर के जब चक्की पीसेंगे, वहां पे जब काम आएगी तब देखेंगे। इनकी अगर आप हुनर देखें कि इन्होंने अपनी सारी जो सलाहियत थी और सारा इनका जो टैलेंट था, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया रोग एप्स को लेकर के, और इस तरीके के एप्स के जरिए रेडिकलाइजेशन, और इनके पास जो सामग्री मिली है वो मिली है इनके पास ISIS की, और ISIS के साथ साथ इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों के बारे में, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। और इन्होंने एक, क्योंकि इंजीनियर हैं, इसलिए इन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना कि गेम्स ऐप के जरिए इनका कम्युनिकेशन होता था। अब आप पूछिएगा गेम्स ऐप के जरिए क्या खासियत होती है, तो गेम्स ऐप के जरिए जो चैट होती है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। दूसरे आपके ऊपर शक व शुबा कम जाएगा, क्योंकि गेम्स ऐप का आप इस्तेमाल कर रही हैं, और है गेम्स ऐप, और आपकी जो शिरकत है, मौजूदगी है, वो जैश ए मोहम्मद और ISIS के साथ है। तो ये खतरनाक चीजें जो है दिखाई पड़ रही हैं, और इनकी जो IQ वगैरह है, जाहिर है कि बहुत अच्छी होगी, तभी तो 12वीं रैंक आई गेट एग्जामिनेशन में। लेकिन इन्होंने अपने आप के ऊपर और अपने पूरे करियर के ऊपर अब ग्रहण लगा दिया है। अब ये सारी जो है इनकी काबिलियत जेल के अंदर दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ एक इको चेम्बर है, हमारे यहाँ एक ऐसे है। और अब आप देखिएगा, अभी तो आपने देखा कि दो और बरखुरदार जिनका नाम जमाने से आप ले रही हैं, मैं भी ले रहा हूं। आपको याद होगा शर्जिल इमाम, उमर खालिद के तो माँ बाप अभी न्यूयॉर्क गए थे और ममदानी से मिल के आए। ममदानी क्या कर लेगा? मैं ये नहीं समझ पाया कि लाखों रुपए खर्च करके न्यूयॉर्क जाना कोई आसान काम है। लाखों रुपए खर्च होंगे उनके माँ बाप के जाने में, और ममदानी में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। न्यूयॉर्क संभल नहीं रहा है और वो समझ रहे हैं कि हमारी भारत सरकार से वो इनके बारे में सिफारिश करेंगे, पैरवी करेंगे या दबाव डालेंगे। ममदानी जो है पतलून संभाले रहे, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की बातें जो है इन्होंने कहा बेवकूफी थी। संबंध इन लोगों के, अब आप देखें शर्जिल इमाम, उमर खालिद और इन लोगों की मैं बात जब कर रहा हूं, और इसी तरह के 4 चरमपंथी जो दल हैं आपके, हम शुरुआत करते हैं, शुरू में जब हम थे तो सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद आया PFI के बाद के साथ ही साथ चल रहा था इंडियन मुजाहिदीन,
और इनके साथ ही साथ चल रहे थे हमारे ये डॉक्टर जाकिर नाइक, और जो ये था कि अमन के मसीहा, अमन के फरिश्ते। और इनको हमारे जो प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस के कद्दावर नेता जो इनके बारे में था ओसामा जी, हाफिज जी जो कहते थे, उन्होंने इनकी व्यवस्था की वहां पे। इनके जलसों में वही मंत्री जी जाते थे। और इसके अलावा जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने 25/11 में एक तरह से ताना बाना बुन दिया हिंदू टेरर का, सैफरॉन टेरर का, वो अपने में ही एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का मामला था। अब आप देखें किस बेशर्मी के साथ हमारे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्व आईएएस अफसर हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, आखिर इनकी जमानत क्यों नहीं ली जाती है। जमानत लेने और देने का काम जुडिशरी का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये आपका काम नहीं है। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, आईएएस के ऊंचे पदों पे रहे हैं, और आप इस तरीके की दूरदर्शिता की बातें, मैं कहूंगा मूर्खतापूर्ण बातें आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चे, ये मोहब्बत का वलवला तो देखिए, मोहब्बत का जो ज्वालामुखी है कैसे फूट रहा है। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भूल गए कि इन्होंने कहा था कि असम को चिकन नेक की तरह हम हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। इतना मवाद फैला दो, क्योंकि ये इलाका हमारा है, इतना मवाद फैला दो कि यहां पर कोई कुछ कर न सके और हम इसको हिंदुस्तान से काट देंगे। तो ये तो खैर चड्डू खाने की इनकी हाँक रहे थे, लेकिन जो इनको बैकअप फायर दे रहे हैं, अब एक और है, ये महिला पत्रकार है, नाम लेना ठीक नहीं है, वो भी इसे हमारे बेगुनाह बच्चों को इस तरीके से उनको तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। आखिर इनको जमानत क्यों नहीं दी जा रही? अरे भाई, जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। अब जेब काटने वाला, डकैती डालने वाला, सीरियल गैंगस्टर, इनके ऊपर बराबर की सजा तो होगी नहीं। इसी तरीके से जो आपके ऐसे नाजायज और बेगुनाह आपकी औलादे हैं, इनको आप अपने पास कंट्रोल में तो रख नहीं पाए। अब जब आप नहीं कंट्रोल में रख पाए, तो पुलिस और एटीएस इनकी अपने कंट्रोल में रखेगी, और इनकी नसीहत और इनके दिमाग का इलाज तब तक करा देगी जब तक ये सेट ना हो जाए। मेरा थोड़ा सा अनुभव है इसमें। आपने देखा होगा कि जो चरमपंथी तत्व होते हैं, आपने कभी नहीं देखा कि आमने सामने आकर के फिदाइन अटैक एक चीज है कि बम विस्फोट कर देना, लेकिन फिदाइन अटैक तब होता है जब नशापाती करके जाते हैं। वरना मुजाहिद की दो ही गति होती है, या तो गाजी या शहीद। या तो जीते तो कहीं नहीं आज तक, शहीद जरूर होने के इनको 72 हूरों का रास्ता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके लिए बड़ा भारी हाईवे बना दिया है कि जो इस तरीके का जज्बा दिखाएगा वो जाएगा 72 हूरों के ही पास। अब इन लोगों का जो ताना बाना, इनसे जो आप ट्रीटमेंट लेती हैं, ये 24 घंटे, 48 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे इनका जो है ब्रेविडो रहता है, या जो इनकी जो है जज्बा रहता है कि हम मर मिटेंगे, हम कुर्बान कर देंगे, हम मरने से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ जो है यहां पर एक मकसद के लिए आते हैं, और शहादत हमारे मिजाज में है। तो भाई शहादत मिजाज में है तो फिर अब आपके अगर वालदैन ने आपके दी है, तो पुलिस और एटीएस आपकी तालीम बड़े कायदे से कर रही और कर भी रही है। तो आपने देखा होगा, आप कुछ कह रही थी गायत्री जी। सर एक चीज है इस लड़के के बारे में जहां से हमने शुरू किया, जनाब, नॉट लड़का, सॉरी, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में एड्रेस करूंगी, जनाब अयान शेख के बारे में। मतलब इतनी बढ़िया रैंक, इतना सब कुछ, पर इनके ऊपर आसमानी किताब फिर भी भारी पड़ गई बहुत बुरी तरीके से। वही ये जो शफीकुर रहमान है, या फिर ये शर्जील अमीम है, जो भी है शर्जील पूरा नाम, उसके अलावा हमास के शर्जील बड़े बड़े इमाम। सर, शर्जील इमाम सर, हमास के बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं, अलकायदा के जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, आईएसआईएस के जो बड़े बड़े हैंडलर्स हैं, क्रिप्टो में जो डील करते हैं, जो पैसा मतलब ऑनलाइन करोड़ों का डीलिंग कर लेते हैं, जो ये मिसाइल्स बना रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं, सुरंगे बना रहे हैं, सैटेलाइट चैनल से कैसे कनेक्ट करना है वो करें, इनके ऊपर मतलब एजुकेशन, पहले तो इनकी मदरसा वाली जो किताब, और उसके ऊपर से इनकी एजुकेशन, ये तो एक डेडली कॉकटेल बनकर निकल कर आता है। ये वाला जो लोग कहते हैं ना, पहले पढ़ने जरा लिखने, गौर जी। हम्म, जी 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 कि जी, पढ़ने आप लिखने से कंप्लीट करें। इंसान का दिमाग, पढ़ने लिखने से इंसान का दिमाग खुलता है, पढ़ने लिखने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है।
इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एकदम ही उल्टा हो रहा है, पढ़ने लिखने के बाद ये और पागल हुए जा रहे हैं। देखिए, रेडिकलाइजेशन एक वैश्विक समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है। विश्व भर में आज बिल्कुल एक तरीके से दुनिया आजिज आ चुकी है इस रेडिकलाइजेशन से और इस चरमपंथी सोच से। इस चरमपंथी सोच से केवल भारत ही थोड़ी भुक्तभोगी है, पूरा विश्व भुक्तभोगी है। आपने जो उदाहरण दिए, अच्छा किया आपने ये प्रश्न उठाया। मैं इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले हम भारत की जो है इनके ऊपर बात कर ले, जो नवरत्न प्रकाश में अब तक आए हैं। डॉक्टर जलीस अंसारी, इनको डॉक्टर बॉम्ब कहते थे। मुंबई के 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे, आप याद कीजिए, उसका सारा ताना बाना, सीरियल ब्लास्ट और ट्रेनिंग वगैरह डॉक्टर जलीस अंसारी ने दी थी। ये डॉक्टर थे, पेशेवर डॉक्टर थे, रेगुलर, और ये कन्विक्ट हुए 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में। अब आप आइए, अब्दुल सुभान कुरैशी तौकीर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई के थे और इंडियन मुजाहिदीन के को फाउंडर थे। और बॉम्ब मेकिंग इनकी ये खासियत थी। अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में इनका मेन रोल था। आप समझ सकती हैं कि ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मोहम्मद मंसूर असकर पीर भॉय, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिप्यूटेड टेक फर्म इन पुणे में काम करते थे। और 2008 के अहमदाबाद के ब्लास्ट में इनका नाम आया और ये गिरफ्तार हुए थे। और इन्होंने वाईफाई कनेक्शंस को हाईजैक किया। इनकी टेक्निकल प्रोग्रेस को देखें, और टेरर ईमेल भेजने में इन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी। आप ये समझ लीजिए, आज की बात नहीं है, 2008 की मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर अदनाली सरकार, ये भी पुणे बेस्ड प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। 2023 में इनको आईएसआईएस के मॉड्यूल में इनका नाम आया और ये ब्लास्ट और ये वायलेंट चीजों में ये शामिल हुए। अब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अगर होंगे तो जाहिर है एमबीबीएस रहे होंगे। रियाज इस्माइल शहबंदरी, रियाज भटकल, ये तो सबसे वो तो इंजीनियर थे ही और कर्नाटक के थे और की फाउंडर ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। और अभी बताया जाता है कि भटकल जो है ये पाकिस्तान में है। सबील अहमद और कफील अहमद, ये बड़े दो मशहूर और नटोरियस नाम हैं। अरेस्टेड ये 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट अटैक में। और कफील पीएचडी स्कॉलर है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, पीएचडी स्कॉलर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये किसी छोटी मोटी चीज में नहीं है। और सबील इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, सबील जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है। इसके अलावा आप याद करें 10 नवंबर के पिछले साल के जो ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, और उसमें जो डॉक्टर प्रकाश में आए थे, आपको मालूम ही होगा, डॉक्टर शाहिदा लखनऊ वाली। उसके अलावा इसमें जो नाम आए थे हरियाणा जम्मू कश्मीर के मुजम्मिल, अदील अहमद राथर, शाहीन सईद, और ये सब जैश ए मोहम्मद और असगर गजवातुल हिंद, इनके सब सदस्य थे। तो गायत्री जी, आप ये देखिए कि कभी इन लोगों ने डॉक्टर्स को पेट्रोनाइज किया, कभी इंजीनियर्स को पेट्रोनाइज किया। डॉक्टर्स को जब पेट्रोनाइज किया तो इसका मकसद केवल यह था कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में डॉक्टर्स का और बायोटेक्नोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। और ये इतना ऐसा नहीं, अब मैं आपको ले चलता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आपको मैं फिर ले चलता हूं कि एक अमेरिका में एक घटना होती है। वहां पर ये है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, इनको 86 साल की सजा अमेरिका में हुई है। क्यों? ये कहाँ की? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये पीएचडी स्कॉलर रही हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं। और इनको आप पूछे कि 2008 में गजनी अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुई थी, क्योंकि इनसे पूछताछ चल रही थी। और ये न्यूरो साइंटिस्ट मोहतरमा ने राइफल छीन करके अमेरिकी FBI और अमेरिकन आर्मी पर्सनल के ऊपर गोली चलाई। इनका ट्रायल हुआ और 86 साल की सजा दी है और अमेरिका में इस वक्त जेल में बंद है। आप ये देखिए कि आफिया सिद्दीकी ये इतनी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। MIT से PhD करना कोई आसान बात नहीं होती है। और उसके बाद ये देखिए केमिकल वेपन्स का ब्लूप्रिंट इनके पास मिला, जो बरामदगी हुई वो और ज्यादा चौंकाने वाली थी। केमिकल वेपन्स बनाने का तौर तरीका और न्यूयॉर्क और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जो अमेरिका में थे, उनका खाका और नक्शा कि ये हथियार तैयार करके कैसे न्यूयॉर्क में और वहां जाकर करेंगी। इनका नाम भी उपनाम रखा था लेडी अल कायदा, लेडी अल कायदा इनका नाम भी रखा गया था। तो ये तो एक मिसाल मैंने आपको बताई।
और ये ताना बाना जो आपको मैंने एक मिसाइल तो इनकी बताई, और इसके अलावा थोड़ा और नमूने अगर आप देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि इनमें एक नहीं, एक ढूंढिए हजार मिलेंगे। आप वो अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका हिंदुस्तान से भी संबंध रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हैं, ओसामा बिन लादेन, ये अलकायदा के जो है प्रायोजक और प्रमोटर थे। और ये सिविल इंजीनियर की इनके पास बैचलर्स डिग्री भी थी। मोहम्मद अट्टा, जिन्होंने हाईजैकिंग की थी 9/11 वाली हाईजैकिंग जिसमें ट्विन टावर्स गिराए गए थे, इनके पास मास्टर्स इन डिग्री इन अर्बन प्लानिंग जर्मनी की यूनिवर्सिटी से, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से नहीं, जर्मनी से। अल जवारी, ये जो बिन लादेन के सक्सेसर थे, ये रेगुलर डॉक्टर थे, एमबीबीएस की डिग्री इनके पास थी। इसके अलावा अब्दुल सुहान कुरैशी, ये इंडियन मुजाहिदीन के थे, इनके पास बीएससी फिजिक्स की डिग्री थी। और बीएससी फिजिक्स की डिग्री के साथ साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं वो जग जाहिर है। डेविड कोलमैन हेडली का नाम आपने सुना होगा, ये पाकिस्तानी नेशनल जो अमेरिका से वो था और जो जिसने सर्वे किया था मुंबई आकर के 26/11 के पहले का सर्वे किया था, और उसमें कई लोगों के नाम आए थे। महेश भट्ट के लड़के का नाम आया था, महेश भट्ट का नाम याद कीजिए। ये भी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही सुशिक्षित था। एक नाम और है, सैयद मोहम्मद उमर शेख, जिसको कि हम लोगों ने गिरफ्तार किया था मेरठ से, और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट और मिलियनर लंदन का। तो ये कह देना कि साहब ये जो लड़के हैं ये गुर्बत से निकल के आते हैं, इनकी बेचारगी की वजह से ये इस तरीके के ये काम में आ जाते हैं और इनको वर्गला देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब अरबपति हैं जितने मैंने नाम गिनाए। कोई उसमें कोई 12वीं पोजीशन गेट में आ रही है, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, कोई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पीएचडी है। तो आप देख सकती हैं कि पढ़ने लिखने के बावजूद जो जहनियत है वो कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अब इसका इलाज क्या है? लोग कहते हैं कि डी रेडिकलाइजेशन का एक सिलसिला होना चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन दुनिया में हो रही है, भारत में भी हो रही है, सिंगापुर में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि, और जो आपके दर्शक और इसके बारे में जानकारी चाहेंगे, वो प्रोफेसर जेसिका स्टर्न हार्वर्ड की हैं, उनसे बहुत काम किया है। उनकी एक पुस्तक है ISIS, तो उसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत प्रकाश डाला गया है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इससे बहुत काम किया और 1-2 दिन काम नहीं किया, दशकों तक काम किया है। इनको ये जरूर है कि हमने 2 तरीके से देखे। एक तो जब आते हैं, आज तक मैंने ऐसा चरमपंथी नहीं देखा, और उसमें ISI एजेंट भी थे, अल-कायदा के भी थे, जैश ए मोहम्मद के भी थे, हरकतुल अंसार के भी थे, जो 3 दिन के अंदर केके न करने लगे। लगता है कोई नशा करके आते थे, जो 3 दिन में नशा उतरा तो अपनी औकात दिखा दी उन्होंने कि हुजूर जो चाहे हमसे पूछ ले, हम सब बता देंगे, और बता भी देते थे। और इतने संवेदनशील मामलों में हम लोग इंश्योर करते थे कि कोई 3rd डिग्री ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि उनके जिस्म पे किसी तरह की कोई चोट आए, क्योंकि संवेदनशील मामला होता है। तो इसी को लेकर के आप समझ सकती हैं कि ये जो ताना बाना इन्होंने बुना, अरे हमसे बड़ा कोई शेर नहीं। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो इनको शेर दिखाते। इनका चेहरा होगा मान लीजिए मोहम्मद अट्टा का, मान लीजिए चेहरा होगा उसामा बिन लादेन का, मान लीजिए चेहरा होगा सैयद मोहम्मद उमर शेख का, चेहरा होगा उनका, और बदन होगा किसी शेर का या टाइगर का। आप समझ रहे कैरिकेचर कैसा बनाएंगे? ये मैं व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं, कहीं कोई शेर वेर नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। और तीसरे के चौथे दिन ये केके करने लगते हैं और लगते हैं मिमियाने। अब डी रेडिकलाइजेशन की बात आ जाए। इन 3 दिन में 4 दिन में हम लोगों ने कोशिश की व्यक्तिगत मौलानाओं को बुला करके कि इनकी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग कर दें। दिखाई ये पड़ता था कि 2-3 दिन तो मौलानाओं का असर होता था, कुछ उनमें पश्चाताप भी, लेकिन वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। और हम पुलिस कर्मियों को, या हमारे पास संसाधन भी नहीं है, न इतना धीरज और धैर्य और पेशेंस है कि हम आपका इलाज करें। हमारा इलाज करने का तौर तरीका बिल्कुल होता है अलग, और वो इलाज भी काफी माकूल और मुफीद होता है। आपका डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम पता नहीं कितना मुफीद होता है कि नहीं होता है, लेकिन पुलिस का जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम होता है, जो सुधार कार्यक्रम, उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। आप समझ सकती हैं, होशियार को इशारा काफी है। हिंदुस्तान की ATS, STF, NIA
इसके लिए महारत है इसकी। जो सबसे बड़े तुर्रम खां और 30 मार खां हैं, एक बार आ जाए और छठी का दूध अगर याद ना आ जाए तो जो कहिए मैं हारने को तैयार हूं। आप कुछ कह रही थी गायत्री जी? सर, इनकी साइकोलॉजी में क्या ऐसा है जो इतनी जल्दी ये रेडिकलाइज हो जाते हैं? या फिर इनके पढ़ाने में, इनकी किताबों में, किताबें तो खैर इनकी एक आसमानी किताब है भी, पर ऐसा क्यों है कि इतना पढ़ लिखने के बाद, आई मीन गेट कट बीइंग टॉप 12th टॉपर जनाब शेख, गेट, आई मीन इट्स अ बिग ऑनर एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट, पर उसके बावजूद भी कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, आईएएस बिल्कुल। आईएएस की तरफ। जैश ए मोहम्मद से इस बंदे के कनेक्शंस पाए गए हैं। इमेजिन, देखिए दिमाग बहुत तेज है। अगर तरीके से गेमिंग एप्स के जरिए इसने चैटिंग की थी, सामान्य चैनल्स पे नहीं। कुछ ने तो टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाकी ने गेमिंग एप्स के तरीके से, रोग एप्स के जरिए और इस तरीके के एप्स के जरिए जो कि उन्होंने खुद अपने लिए कस्टमाइज करके तैयार किए थे, जिससे कि वो पकड़े ना जाए। ये तो शातिर दिमाग, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इसके बारे में अगर आप ये भी सोच लें कि इनके दिमाग में कमी नहीं, आईक्यू में कोई कमी नहीं, लेकिन जो इनके दिमाग में, मैं आपको बताता हूं कि एक किताब आचार्य रजनीश ने ध्यान के ऊपर लिखी थी कि दिमाग हमारा एक बहुत ही कोमल और उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इन्फिनिट होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने 2 स्टूडेंट्स को अपने एक गुफा में भेजा कि तुम यहां मेडिटेट करो 21 दिन, और 21 दिन तुम ये समझो कि तुम एक भैंस हो गए हो, और सोचो कि तुम भैंस हो गए, तुम्हारा रंग बिल्कुल काला है और मैं, और तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत सींग है और तुम बिल्कुल काले हो, इस तरह से बैठे हो। 21वें दिन जब आचार्य जी का कि तुम अपना ध्यान छोड़ो, अब गुफा से बाहर आओ, तो दोनों उनके शिष्यों ने कहा कि हम बाहर के, हमारी सींगें सुरंग की दीवालों से अड़ रही हैं। आप समझ रही हैं? 21 दिन में वो वाकई समझने लगे कि वो भैंसे हो गए हैं। उन्होंने कहा हमारी सींगें गुफा की दीवार से अड़ गई हैं, वो सींगें चूंकि अड़ गई हैं, हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो जब इस तरीके से किसी को उन्होंने भैंसा बना दिया, तो ये अगर तमाम मदरसे और तथाकथित आलिम और आलिम फाजिल लोग उनकी अगर तरबियत ठीक कर रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि 100 को ले आइए और 25 आपके जो है इस लाइन को पकड़ लें। कोई बड़ी चीज नहीं है। उनको दिखा दें कि 72 हूरें मिलेंगी और उन हूरों की खूबसूरती और उनका जो हुस्न का जो वो है, मैं कह नहीं सकता, आप खुद भी बच्ची हैं और आपका चूंकि फैमिली का है। जो अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो पाकिस्तान के एक मौलाना है, वो जो 72 हूरों का जो हुस्न बखान करते हैं, मैं लगता हूं कि जैसे मौलाना के तो मुंह में पानी आ ही रहा है कि जब वो बयान कर रहे हैं, और जो उनके ऑडियंस में टीनेजर लड़के हैं, उनके मुंह से लार टपकने लग रही है, उनके मुंह से लार टपक रही है। और उनका ऐसे नहीं, तुम जैसे एक हूर से जिसकी खूबसूरती तुम्हारी गलीज औरतों के तुम पीछे पड़े रहते हो, और वो हूर को देखो जो तुम्हारे लिए परवरदिगार ने तुम्हारे लिए अता फरमाई है, और तुम एक से फारिग होगे तो दूसरी तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगी मुलायमियत से, जब दूसरे से फारिग होके तो तीसरी खड़ी हो जाए। इस तरीके के ताना बाना, अभी तो मैंने भैंसे की मिसाल दी आपको, अब ये जो मिसाल है तो मानने वालों की तो कमी है नहीं। इतनी तरीके से आत्मविश्वास के साथ मैं तो बड़ा खुश होता कि अगर ऐसे मौलाना मेरे सामने आते। मैं कहता पहले मौलाना अच्छी चीज में आपका हक पहले है, तो पहले आप जाएं जरा उनका एक बार आनंद लें उन हूरों का, और बाकी तो खैर फिर इसका तो कोई इलाज नहीं कि आप लौट के वापस आएंगे, लेकिन पहले कि पहले आप, जो सभ्यता पहले आपकी है तो पहले आप तशरीफ ले जाएं। और इस तरीके की ऊल जलूल अंड बंड बात करने वालों की मुझे इसमें कोई, लेकिन हकीकत ये है कि वर्गलाने वाले इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है। और सोशल मीडिया में हमारे जो पाकिस्तान के मौलाना है, उन्होंने तो लगता है कि इसमें पीएचडी किया है कि 72 हूरों के हुस्न और वहां की जो सब्ज बाग जो शहादत के बाद मिलती है, तो इस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशंस तैयार किए गए। और ये तैयारी शुरू कब हुई थी? जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान वॉर चल रहा था, तो अमेरिका सीआईए ने पाकिस्तान में मदरसे खुलवा खुलवा करके ऐसे फिदायीन तैयार कराए थे। अब जब फिदायीन तालिबान उन्होंने बिल्कुल सेल्फ बोल कर लिया पाकिस्तान ने, तब इनके ऊपर गायत्री जी नियंत्रण शुरू हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिन्न बोतल से बाहर आ चुका था। अब वक्त आया कि जिन्न को बोतल में वापस कैसे करें। हो सकता है जो कि भारत में हो रहा है, अगर पाकिस्तान में इतनी इच्छा शक्ति हो, जो कि नहीं है, अगर उनके कंपल्शन हो, जो कि नहीं है, तो ये बहुत दूर की बात है कि पाकिस्तान एक नर्सरी है इस तरीके के फिदाइन और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को पैदा करने के लिए। 720 जो चरमपंथी संगठन है, उसमें से 700 से ऊपर एक ही बिरादरी के हैं, और उसमें अधिकांश पाकिस्तान ओरिएंटेड है। तो
गायत्री जी, ये चीजों पे दुनिया को अब सोचना पड़ेगा कि जैसे ईरान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान के बारे में भी दुनिया को एक फैसला करना होगा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये दो कौड़ी का भिखमंगा फेल्ड स्टेट अब दुनिया के लिए यह खतरा बन चुका है। बिल्कुल सही सर, क्योंकि अच्छे खासे मतलब गेट का इमेजिन टॉप 12 टॉपर एंड देन इफ अगर वो बंदा इस तरीके से ब्रेन वॉश होके इस तरीके की हरकतों पे उतर आए तो सोचिए उनकी पावर कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है कि ब्रेन वॉश हो कितनी मीठी। अच्छा सर एक बात तो है, ये बोलते बड़ी मीठी ज़ुबान में है, मतलब जनाब, साहिब जी, श्रीमान, द वे दे एड्रेस एंड द वे बोलते हैं ना मीठा ज़हर जैसे वो। सर आपको याद है विश कन्याएँ होती थी एक समय में, जैसे हम लोग काफ़ी बात-वात करते थे, अगर आपने सुना होगा। उस तरीके से जैसे इतना मीठा-मीठा बोल के और फिर कैसे गले पे 1 मिनट हलाल कर दिए 1 मिनट में ना, कुछ उसी तरीके से इन लोगों का स्टाइल है, बहुत मीठा बन के। इनफैक्ट अब कोई मीठा बोलता है तो मुझे ज़्यादा घबराहट होती है कि भई कहीं ये मीठा बन के एड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खा रहे हैं कुछ उस स्टाइल में। जी। सो दिस इज़ अ वेरी आपका डिस्टर्बिंग ट्रेंड। सशंकित होना स्वाभाविक है। जी। सर ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। पहले होता था जैसे आप कहते थे कि गन हमारे गरीब नौजवान, अब वो गरीब भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और अगर आज के डेट में देखा जाए तो जो टॉप 20% ऑफ द टेररिस्ट जो मास्टरमाइंड कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ को, दे आर ऑल एजुकेटेड एंड वेल। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। डॉक्टर्स हैं तो वो यूट्रस निकाल दे रहे हैं या फिर वो महिलाओं के पेट में ऐसा कर दे रहे हैं कि जो उनकी बिरादरी की नहीं है कि वो बच्चे ही पैदा ना कर सकें। नहीं, अगर वो शेफ़ हैं, कुक हैं तो वो खाने में मिला दे रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी आज ही एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सर 7-8 साल का छोटा बच्चा, वो चाट रहा है, थूक रहा है वो गन्ने के जूस की मशीन के ऊपर जहाँ से वो गन्ने का जूस निकाला जाता है। मेरा अभी एक इंसिडेंस रिसेंटली हुआ है, मैं एक ट्रैवल कर रही थी, फौजी ढाबा के नाम से, 7 या 8 साल का बच्चा, वो अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं था और उसके ऊपर लिखा भी नहीं हुआ था ओनर का नाम। मैंने जब रकस मनाया बताया क्योंकि आई डोंट ईट एट सच प्लेसेस, जब तक नाम ना देख लूँ कि भई किसका कौन ओन करता है, मैं खाती नहीं हूँ। तब पता चला कि पुलिस आई, तब पता चला कि ये भाई पुलिस को भी नहीं पता था कि ये किसका ढाबा है। जब खोलते-खोलते निकालने धागे शुरू किए हैं लोगों ने। Then even police was shocked because they were standing with me and my friends कि भई ये हमें भी नहीं पता था कि ये इनका ढाबा है। तो जब धागे खुलने शुरू हुए तब पता क्या और वो भी 7-8 साल का बच्चा वो अपना नाम झूठ बोल रहा है। मैंने कहा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताने को तैयार नहीं था। मतलब लुक एट द वे दे आर बीइंग मदरसास में या फिर इनके जो भी एजुकेशन सेंटर्स में इन लोगों को कैसे मिसडायरेक्ट किया जा रहा है। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी आप खाना खाने जा रहे हैं, आप पढ़ने-लिखने जा रहे हैं, आप जिस जहाँ पे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं terrorism has no religion, but why only one religion has all the terrorists? Is my question. तो आप खाना खाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नाम पूछिए, जान-पहचान के करिए क्योंकि समय अब बहुत खतरनाक है और अभी तो ख़ैर गल्फ़ में ही इतना सब कुछ चल रहा है कि ये दिखता है कि वो कितने यूनिफ़ाइड है और कितने यूनाइटेड हैं। वहाँ पर भी बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल सेट हो रहे हैं। जी, सर से मिलेंगे और सर से बहुत सीरियस बातें होंगी, बहुत सारी वन टू वन टॉक होगी 14-15 मार्च को। क्यूआर कोड इज़ राइट ऑन द स्क्रीन, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। जल्दी से अपनी रजिस्टर करिए अपने पासेस। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स के लिए देयर इज़ अ स्पेशल फैसिलिटी बिकॉज़ वी रियली वांट कि भई हम उनसे एसोसिएट हों, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानें और वो हमें गाइड करें, हमसे भी कुछ सीखें। सो यू आर ऑल वेलकम और जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी से हम पर हमें सहायता करना चाहते हैं, इस मुहिम में हमारा अपना योगदान देना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर के ऊपर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री जय राम। हिंद सर। गायत्री जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।